तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गति के नियम, अध्याय 4, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। भूमिका। पिछले अध्याय में हमने हमारा संबंध एक स्थान में किसी कण की गति के मात्रात्मक वर्णन से करने से था। हमने देखा कि एक समान गति में मात्र वेग की कल्पना की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असमान गति में त्वरण की अवधारणा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। अब तक हमने ये प्रश्न नहीं पूछा कि पिंडों की गति का क्या कारण है। इस अध्याय में अपना ध्यान भौतिकी के इस मूल प्रश्न पर केंद्रित करेंगे। आइए सबसे पहले हमने अब सामान्य अनुभव के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाएं। विरामावस्था में पड़ी फुटबॉल को गति प्रदान करने के लिए किसी न किसी को उस पर अवश्य ठोकर मारनी होती है। किसी पत्थर के ऊपर की ओर फेंकने के लिए हमें उस ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना पड़ता है। मंद पवन पेड़ की शाखाओं को झुला देती है। प्रबल वायु का झोंका तो भारी पिंडों तक को भी लुढ़का सकता है। बहती नदी किसी के न खेने पर भी नाव को गतिमान कर देती है। स्पष्टता, किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए किसी वायु साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गति को रोकने अथवा मंद करने के लिए वायु बल की आवश्यकता होती है। किसी आनत तल पर नीचे और लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। इन उदाहरणों में बल का वायु साधन हाथ, वायु, जलधारा आदि पिंड के संपर्क में है, परंतु ये सदैव आवश्यक नहीं। किसी भवन के शिखर से बिना अधोमुखी धक्का दिए मुक्त किया गया पत्थर पृथ्वी के गुरुत्व खिंचाव के कारण त्वरित हो जाता है। कोई छड़ चुंबक लोहे की कीलों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दर्शाता है कि वायु साधन इन उदाहरणों में गुरुत्व एवं चुंबकीय बल एक दूरी से भी किसी पिंड पर बल लगा सकता है। संक्षेप में, किसी रुके हुए पिंड को गति प्रदान करने तथा गतिमान पिंड को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है तथा इस बल को प्रदान करने के लिए किसी वायु साधन की आवश्यकता होती है। ये वायु साधन उस पिंड के संपर्क में भी हो सकता है और नहीं भी। यहाँ तक तो सब सही है, परंतु तब क्या होता है जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है। उदाहरण के लिए बर्फ के क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान कोई स्केटर। क्या किसी पिंड की समान गति बनाए रखने के लिए कोई वायु बल आवश्यक है? इसके लिए अरस्तु की भ्रामकता। उपरोक्त प्रश्न सरल प्रतीत होता है, तथापि इसका उत्तर देने में कई युग लग गए थे। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में गैलीलियो द्वारा दिए गए इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूटन यांत्रिकी मतलब न्यूटन मैकेनिक्स का बेस बना के, फाउंडेशन बना के दिया गया, जिसके आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दिया। मतलब कि मॉडर्न साइंस जो आज की चल रही उसको जन्म संकेत दिया, क्योंकि अब 12th क्लास के इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न साइंस। महान ग्रीक विचारक अरस्तु, ये ग्रीक वजह फिलोसफर हैं। बेसिकली इन्होंने फिलोसफर अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की। अब देखते हैं क्या धारणा है। ये नए विचार रखा कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई वायु साधन अवश्य चाहिए। उदाहरण के लिए इस विचार के अनुसार किसी धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ता रहता है, क्योंकि तीर के पीछे वायु उसे धकेलती रहती है। यह अरस्तु द्वारा विकसित विश्व में पिंडों की गतियों संबंध विचारों को विस्तृत ढांचे का एक भाग था। गति के विषय में अरस्तु का अधिकांश विचार अब गलत माने जाते हैं और उनकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के लिए हम यहाँ अरस्तु की गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी पिंड की गतिशील रखने के लिए किसी पिंड को वायु बल की आवश्यकता होती है। ये कहना चाह रहे सीधी सी बात। जैसा कि हम आगे देखेंगे, अरस्तु गति का नियम दोषयुक्त है, तथापि एक स्वाभाविक विचार है जो कोई भी व्यक्ति अपने समान अनुभव से रख सकता है। बिल्कुल विचार मात्र है, इसका कोई उन्होंने डेरिवेट नहीं दिया कि कैसे क्या है। अपने सामान्य खिलौना कार अवैध रूप से फर्श पर खेलती छोटी बालिका भी अपने अंतर्ज्ञान से ये जानती है कि कार को चलाते रखने के लिए उस पर बंधी डोरी को स्थायी रूप से कुछ बल लगाकर बराबर खींचना होगा। बिल्कुल सही बात। यदि वह डोरी को छोड़ देती तो कुछ क्षण बाद कार रुक जाती। अधिकांश स्थलीय गतियों में यही सामान्य अनुभव होता है। पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए वायु बलों की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्वतंत्र छोड़ देने पर सभी वस्तुएं अंततः रुक जाती हैं। फिर अरस्तु के तर्क में क्या दोष है? इसका उत्तर है गतिशील खिलौना कार इसलिए रुक जाती है कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला वायु घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात। इस बल को निष्फल करने के लिए बालिका को कार पर गति की दिशा में वायु बल लगाना पड़ता है, और जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट वायु बल कार्य नहीं करता। जब एक समान गति में होती है तो उस पर कोई नेट वायु बल मतलब कि नेट उसका जो वायु बल है वो कार्य नहीं करता। जो फ्रिक्शन होता है उसको, फ्रिक्शन जो अपनी दिशा है उसके विपरीत दिशा में है, तो जो नेट बल होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक समान गति से चल रहा है।
इसकी वजह से क्यों नहीं होता? अब इसमें देखो, इन्होंने बोला नेट बल कार्य नहीं करता। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल को निरस्त करता है, मतलब ना एक दूसरे को काट देता है। इसका उपप्रमेय है, यदि कोई घर्षण ना हो तो बालिका का खिलौना भी कार्य एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल जैसे कि उसमें होता है स्पेस में। स्पेस में तो ग्रेविटी के कारण घूमता रहता है, लटक जाता है व्यक्ति। प्रकृति में सदैव ही विरोधी घर्षण बल ठोसों के बीच अथवा संयान बल तरलों के बीच आदि उपस्थित रहते हैं। ये उन व्यवहारिक अनुभव से स्पष्ट कि जिसके अनुसार वस्तु में एक समान गति बनाए रखने के लिए घर्षण बलों को निष्फल करने हेतु वायु साधनों द्वारा बल लगाना आवश्यक होता है। अब हम समझ सकते हैं कि अरस्तु से त्रुटि कहाँ हुई। उसने अपनी इस व्यवहारिक अनुभव को एक मौलिक तर्क का रूप दिया। गति तथा बलों के लिए प्रकृति को यथार्थ नियम को जानने के लिए हमें एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना करनी होगी जिसमें बिना किसी विरोधी घर्षण बल लगे एक समान गति का निष्पादन होता है। यही गैलीलियो ने किया था, जड़त्व का नियम। गैलीलियो ने वस्तु गति का अध्ययन एक अनंत समतल पर किया था। अनंत समतल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं, जबकि तरल पर ऊपर की ओर आने वाली वस्तुओं में मंदन होता है। क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थिति है। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रही क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए और ना ही मंदन। त्वरण होना चाहिए मतलब गति तेज भी ना हो रुक रुक, और ना ही मंदन मतलब रुके, अर्थात एक समान वेग से गति करनी चाहिए। त्वरण शून्य होना चाहिए और ना ही रुकनी चाहिए, तो एक समान वेग से चलती रहनी चाहिए। गैलीलियो ने एक अन्य प्रयोग जिसमें उन्होंने द्वि आनंद समतल का उपयोग किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आनंद समतल पर विरामावस्था से छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है और दूसरे आनंद समतल पर ऊपर चढ़ती है। यदि दोनों आनंद समतलों पर पृष्ठ अधिक रुक्ष नहीं है, मतलब कि दरदरा नहीं कहते हैं उसको, दरदरा कहते हैं एक तरीके का, तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई की लगभग समान, कुछ कम परंतु अधिक कभी नहीं होती। आदर्श स्थिति में जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाए तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई की समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब यदि दूसरे समतल के ढाल को घटाकर प्रयोग के दौरान तो फिर भी गेंद की ऊंचाई उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, परंतु ऐसा करने पर वह अधिक दूरी चलेगी। सीमांत स्थिति में जब दूसरे समतल का ढाल शून्य है, अर्थात वह क्षैतिज समतल है, तब गेंद अनंत दूरी तक चलती है, इन्फिनाइट तक, क्योंकि वो रुकना तो है ही नहीं। घर्षण बल शून्य है तो चल ही रहा है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में इसकी गति कभी नहीं रुकेगी। हाँ, सीधी बात है। निसंदेह एक आदर्श स्थिति, आइडियल सिचुएशन है, जो कि कभी नहीं होगी। व्यवहार में गेंद क्षैतिज समतल पर एक परिमित दूरी तक चलने के बाद वायु विरोधी घर्षण बल, जिसमें पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया जा सकता, हमने देखा, कि कारण विराम में आ जाती। तथापि निष्कर्ष स्पष्ट है कि यदि घर्षण ना होता तो गेंद क्षैतिज समतल पर एक समान वेग से चलती रहती। क्षैतिज समतल अर्थात प्लेन, एक बार चला दी, घर्षण नहीं है तो लगातार चलती ही रहेगी वो। क्यों? क्योंकि उस पर कोई रोकने वाला तो है नहीं, डायरेक्ट चल रही हो ना तो त्वरण ही होगा, क्योंकि एक समान वेग से चलती चली जाएगी। मैं जब तक कोई परिवर्तन नहीं करता तब तक कोई वायु बल ऐसा करने के लिए विवश नहीं करता। अब न्यूटन गति का प्रथम नियम। गैलीलियो की सरल परंतु क्रांतिकारी धारणाओं ने अरस्तु की यांत्रिकी को पूर्णतः नकार दिया, मतलब उसको पूरा उसका खंडन कर दिया। इसकी धारणा का, अरस्तु की जो धारणा थी उसको खंडन कर दिया। अब एक नई यांत्रिकी, न्यू मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ, तो विशिष्ट रूप से इस कार्य को सर आइजैक न्यूटन ने किया, जिन्हें सभी युगों का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। लगभग अकेले में ही संपन्न किया, अकेले ही किया इन्होंने। न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं का आधार पर गति के 3 नियमों, जिनके नाम से जानते हैं, के रूप में एक यांत्रिकी की आधारशिला रखी, मैकेनिक्स की एक फाउंडेशन रखा। गैलीलियो का जड़त्व का नियम उसका आरंभ बिंदु है, जिसका न्यूटन की गति का प्रथम नियम के रूप में संरूपण किया। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई वायु बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, मतलब जब तक कोई वायु बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता। ब्लॉक समथिंग जब तक अपनी विरामावस्था मतलब रहेगा, जब तक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहेगा, जब तक उसको कोई वायु बल रोकेगा नहीं। सीधी बात है, गति का प्रथम नियम न्यूटन की गति। नेट बल लगाना आवश्यक है। किसी पिंड में एक समान गति रखने का हमें घर्षण बल को निष्फल करने के लिए एक वायु बल लगाने आवश्यकता हो, ताकि पिंड पर लगे दोनों वायु बल नेट वायु बल शून्य हो जाए। सारांश में यदि नेट वायु बल शून्य तो विरामावस्था में रहा पिंड विरामावस्था में रहता है।
और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है, परंतु वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व तात्पर्य परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। जड़त्व अर्थात परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। परिवर्तन जो हो रहा है उसके हम प्रति क्या कर रहे हैं, उसको हम नहीं करना चाह रहे। मतलब कि कोई पिंड अपनी विरामावस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था में, विरामावस्था अथवा एक समान रैखिक गति दोनों में ही शून्य त्वरण समाविष्ट है। मतलब एक गति से चल रहा है तब भी शून्य है, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, लगातार उसी से चल रहा है, तो उसमें कोई त्वरण नहीं है। त्वरण मतलब गति का जो पहली गति है दूसरी गति, उसको जो माइनस करेंगे तब त्वरण आएगा। एक आता नहीं A=V2 - V1/T। त्वरण समविष्ट। अतः गति के प्रथम नियम को सरल शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बल वाय बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट वाय बल ना हो। हाँ, तभी हो सकता है, क्योंकि उसकी गति में ना पहले तो बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे घर्षण हुआ तो धीरे धीरे कम हो गया, तो उसके अंदर त्वरण आएगा। पहले 30 थी मान लो, फिर 20 आई तो त्वरण कितना 10 आ गया। ऐसे कुछ उदाहरण में तो हम ये जानते हैं कि वस्तु पर नेट वाय बल शून्य होता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तु का त्वरण शून्य है। उदाहरण के लिए अंतराह तारकीय आकाश में सभी गुरुत्वीय वस्तुओं से बहुत दूर पर किसी अंतरिक्ष यान जिसके सभी रॉकेट बंद किए जा चुके हैं पर कोई नेट वाय बल कार्यरत नहीं होता। गति के प्रथम नियम अनुसार उसका त्वरण शून्य होना चाहिए। यदि यह गति में है तो इसे एक समान वेग से गतिशील रहना चाहिए। तथापि बहुधा में हमें आरंभ से सभी बलों का ज्ञान नहीं होता। उस अवस्था में यदि हमें ये ज्ञात हो कि कोई वस्तु अत्वरित है, अर्थात वह वस्तु तो विराम अवस्था में है अथवा एक समान रैखिक गति में है, सिंपल लाइन मोशन में चल रही, तब हम गति के प्रथम नियम के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस वस्तु पर नेट वाय बल शून्य होना चाहिए। गुरुत्व हर स्थान पर विशेष रूप से पार्थिव परिघटनाओं पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती हैं। बिल्कुल। साथ ही गतिशील वस्तुओं सदैव घर्षण बल श्यानकर्षण आदि का अनुभव करती हैं। तब यदि पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु विरामावस्था अथवा एक समान रैखिक गति में हो, तब ऐसा होने के कारण ये नहीं है कि उस पर कोई वाय बल कार्यरत नहीं है, वरन उस पर कार्यरत विभिन्न वाय बल एक दूसरे को निरस्त करके सभी बलों का योग को नेट शून्य नोट वाय बल कर देते हैं। मतलब कि एक बल इधर से लगा एक उधर, तो उसने उसको निरस्त कर दिया, मतलब एक दूसरे को काट दिया, तो जो नेट आया वो 0 हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब मेज पर विराम अवस्था में रखी एक पुस्तक पर विचार करते हैं। इस पुस्तक पर 2 बल कार्यरत हैं। गुरुत्वीय बल अर्थात पुस्तक का भार W नीचे की दिशा में कार्यरत तथा मेज पर द्वारा उस पुस्तक पर ऊपर की दिशा में अभिलंब बल यानी R कार्यरत है। R स्वयं समायोजित होने वाला बल है। ये ऊपर वर्णित दूसरी प्रकार की स्थिति का उदाहरण है। बलों के बारे में तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु गति की अवस्था ज्ञात है। हम पुस्तक की विराम की स्थिति में देखते हैं। अतः गति के प्रथम नियम का आधार हम ये निष्कर्षण निकाल सकते हैं कि R का परिमाण W के परिमाण के समान है। हमारा प्रायः इस प्रकथन में समागम होता है, क्योंकि W=R बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए पुस्तक विराम की स्थिति में है। ये विवेक के विपरीत है। सही प्रकथन ये होना चाहिए क्योंकि पुस्तक विराम में दिखाई देती है। गति के प्रथम नियम के अनुसार इस पर नेट वाय बल शून्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य कि अभिलंब R पुस्तक के भार RW के समान तथा विपरीत होना चाहिए। बिल्कुल W=R होगा तो वो तो नीचे गिरा ही देगा ना, दोनों बराबर हैं, और -R होना चाहिए। और बराबर कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे तब चलो ठीक है 0 हो जाएगा, पर इसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। अभिलंब R पुस्तक के भार W के समान तो होना चाहिए तथा विपरीत होना चाहिए, माइनस होना। W=-R। अब हम एक कार की गति पर विचार करें जिसमें वह कार विराम से गति आरंभ करके अपनी चाल में वृद्धि करती है और फिर चिकनी सीधी सड़क पर पहुंचकर एक समान वेग से गति करती है। तब ये विराम में होती है, तब उस पर कोई नेट बल नहीं होता। चाल में वृद्धि के समय इसमें त्वरण होता है। ऐसा नेट वाय बल के कारण होना चाहिए। ध्यान दें कि ये एक वाय बल ही होना चाहिए। कार के त्वरण के लिए किसी भी आंतरिक बल को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। सुनने में अद्भुत लग सकता है या फिर आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु ये सत्य है। सड़क के अनुदेश विचारणीय बल घर्षण बल है। सब बातों पर विचार करने के उपरांत यही निष्कर्षण निकलता है कि कार गति में त्वरण का कारण घर्षण बल ही है। घर्षण के विषय में आप अनुभाग 4.9 में पढ़ेंगे। इसमें बता रहे जब कार एक समान वेग से गति करती है तब उस पर कोई नेट वाय बल नहीं होता।
गति के प्रथम नियम में नहीं जड़त्व का गुण बहुत सी स्थितियों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हम किसी रुकी हुई बस में असावधानी से खड़े हैं और एकाएक ड्राइवर बस को चला देता है, तो हम झटके के साथ पीछे की ओर करते हैं, बिल्कुल जड़त्व होता है। क्यों? हमारे पैर बस के फर्श को स्पर्श कर रहे होते हैं। यदि घर्षण ना होता तो हम वहीं रहते जहां पहले थे, जबकि हमारे पैरों के नीचे बस का फर्श केवल आगे की दिशा में सरकता है और बस का पीछे का भाग हमसे आकर टकराता है। परंतु सौभाग्यवश हमारे पैर और फर्श के बीच कुछ घर्षण होता है। यदि बस की पिकअप अति आकस्मिक नहीं है, अर्थात तुरंत साधारण, तो घर्षण बल हमारे पैरों को बस के साथ तुरित करने के लिए पर्याप्त होगा। परंतु वस्तु हमारा शरीर एक दृढ़ पिंड नहीं है, इसमें विरूपण हो सकता है, अर्थात इसके विभिन्न अंग भागों के बीच सापेक्ष विस्थापन संभव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमारे पैर बस के साथ आगे बढ़े हैं तो शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण वहीं रहता है, इसलिए बस के अपेक्ष हम पीछे की ओर फेंक दिए जाते हैं। जैसा कि ये घटना घटती है, शरीर के शेष भागों पर पेशीय बल कार्य करने लगते हैं, पैरों के द्वारा बल करने, जो शरीर के शेष भाग पैरों के साथ गति कराते हैं। इस प्रकार घटना तीव्र गति से चलती है और बस के एकाएक रुकने पर घटती है। हमारे पैर घर्षण के कारण रुक जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल पैरों तथा बस के फर्श के बीच अपेक्ष गति नहीं होने देते। परंतु शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर फेंक दिए जाते हैं। प्रत्यानयनी पेशी बलों के कार्यरत होने के कारण शरीर विरामावस्था में आ जाती है। ठीक है, अब न्यूटन गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम साधारण प्रकाश संबंध रखता है, जिसमें किसी पिंड पर नेट वायु बल शून्य है, नेट फोर्स, उसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। गति का द्वितीय नियम उन व्यापक स्थितियों में संबंध रखते हैं जिसमें पिंड पर को नेट वायु बल लग रहा हो। यह नियम नेट वायु बल और पिंड के त्वरण में संबंध दर्शाता है। संवेग, किसी पिंड के संवेग उसकी संहति एन तथा वेग v के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इससे p द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, p इक्वल टू mv। स्पष्ट रूप से एक संवेग सदिश राशि, बिल्कुल क्योंकि दिशा है इसकी। दैनिक जीवन में निम्नलिखित साधारण अनुभवों में पिंडों की गति पर बलों का प्रभाव विचार करते समय हम संवेग का महत्व का पता चलता है। मान लीजिए एक कम भार का वाहन जैसे छोटी कार तथा एक अधिक भार का वाहन जैसे सामान से लदा ट्रक किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े। हम सभी भाली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों की समान चाल से गति करने पर कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है, तो समान समय में अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड की अपेक्षाकृत अधिक परिमाण को विरोधी बल की आवश्यकता होती है। अधिक परिमाण बल की आवश्यकता मतलब अंदर से जब ज्यादा बल लगेगा तो बाहर से घर्षण भी उतना ही हो। यदि दो पत्थर, एक हल्का तथा दूसरा भारी, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं, धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है। इस प्रकार किसी पिंड की संहति एक महत्वपूर्ण प्राचल है जो गति के बल के प्रभाव को निर्धारित करता है। विचार करने योग्य अन्य महत्वपूर्ण प्राचल है चाल। बंदूक से छोड़े गए कोई गोली रोकने से पूर्व मानव ऊतक को आसानी से भेद सकती है, फलस्वरूप दुर्घटना हो जाती है। यदि उस गोली को साधारण चाल से फेंकें तो अधिक क्षति नहीं होती है। अतः किसी दी गई संहति के लिए यदि चाल अधिक हो तो उसे एक निश्चित समय अंतराल में रोकने के लिए अधिक परिमाण की विरोधी बल की आवश्यकता होती है। साथ साथ लेने पर संहति और वेग का गुणनफल अर्थात संवेग प्रत्यक्ष रूप से गति का एक प्रासंगिक चर है, वेरिएबल है। यदि अधिक संवेग परिवर्तन की आवश्यकता हो तो लगाने के लिए अधिक परिमाण की बल की आवश्यकता होगी। अब दूसरा पॉइंट है, क्रिकेट का कोई अभ्यस्त खिलाड़ी तीव्र गति से आती गेंद को एक नौसिखिया खिलाड़ी की तुलना से कई अधिक आसानी से लपक लेता है, जबकि नौसिखिया खिलाड़ी उसी गेंद को लपकने में हाथों में चोट खा लेता है। इसका कारण यह है कि अभ्यस्त खिलाड़ी अपने हाथों से गेंद को लपक कर उसको रोकने में अधिक समय लगाता है। आपने ध्यान दिया होगा, अभ्यस्त खिलाड़ी गेंद को लपकने की क्रिया में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जबकि नौसिखिया खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखता है तथा गेंद को लगभग तत्क्षण या लपकने का प्रयास करता है। गेंद को तत्क्षण रोकने के लिए उसे अपेक्षाकृत काफी अधिक बल लगाना पड़ता है। हाँ, फलस्वरूप उसके हाथों में चोट लग जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल केवल संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तीव्रता से ये परिवर्तन किया जाता है, कितनी तीव्रता से ये परिवर्तन किया जाता है। समान संवेग परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत कम समय में किया जाए तो अपेक्षाकृत अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, संवेग परिवर्तन की दर अधिक है तो बल अधिक होता है।
एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संहति तथा वेग का गुणनफल अर्थात संवेग ही गति के बल के प्रभाव का मूल है। मान लीजिए विभिन्न संहतियों के दो पिंडों जो आरंभ में विराम में है पर कोई निश्चित बल एक निश्चित समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। हल्का पिंड अपेक्षानुसार भारी पिंड की तुलना में अधिक चाल ग्रहण कर लेता है, परंतु समय अंतराल के अंत में प्रेक्षण ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक पिंड समान वेग उपार्जित करता है। इस प्रकार समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान और संवेग परिवर्तन करता है। समान समय के लिए टी इज इक्वल टू दोनों के लिए समान है। समान बल एफ पिंडों के समान संवेग को परिवर्तित करता है। एफ और टी समान होगा तो पी है जो उसका वो भी समान होगा। गति के द्वितीय नियम का प्रमाणिक मार्गदर्शक सिद्धांत है। पिछले परीक्षणों में संवेग का सदिश चरित्र अर्थपूर्ण नहीं रहा, मतलब वो अपने उसमें क्या कह सकते हैं दैनिक जीवन में उसका उदाहरण देकर उन्होंने नहीं समझाया। अब तक के उदाहरणों में संवेग परिवर्तन तो संवेग समांतर दिशाओं में है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता। मान लीजिए किसी डोरी द्वारा एक पत्थर को क्षैतिज समतल पर एक समान चाल से घुमाया जाता है, इसमें संवेग का परिमाण स्थिर रहता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है स्थित है सिचुएटेड, परंतु इसकी दिशा निरंतर परिवर्तित होती है। संवेग सदिश में यह परिवर्तन कराने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यह बल डोरी से होकर पत्थर के हमारे हाथों द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुभव से यह संकेत मिलता है कि यदि पत्थर को अपेक्षाकृत अधिक चाल तथा अथवा छोटी त्रिज्या के वृत्त में घुमाया जाए तो हमारे हाथों द्वारा अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। यह अधिक त्वरण तथा संवेग सदिश में तुल्यांकी अधिक परिवर्तन के तदनुरूपी होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि संवेग सदिश में अधिक परिवर्तन के लिए अधिक बल लगाना होता है। ये गुणात्मक परीक्षण हमें गति के द्वितीय नियम की ओर ले जाता है, जिसे न्यूटन के इस प्रकार व्यक्त किया था। किसी पिंड के संवेग की परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती तथा उसी दिशा में होती जिस दिशा में बल कार्य करता है। अब इसको हम गणितीय रूप में देखते हैं। इस प्रकार यदि हम एम संहति किसी पिंड पर कोई वाह्य बल एफ समय के अंतराल डेल्टा टी तक लगाने पर उस पिंड में के वेग में वी से वी प्लस डेल्टा वी का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पिंड को प्रारंभिक समय एम बी से डेल्टा एम बी का परिवर्तन हो जाता है। तब गति के द्वितीय नियम के अनुसार एफ समानुपाती होगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, अर्थात एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी और डेल्टा टी, जहाँ के अनुपातिकता स्थिरांक है। यदि डेल्टा टी 0 तो पद डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी टी के सापेक्ष पी का अवकलन तथा अवकल गुणांक बन जाता है। अवकल इसने लिखा अथवा अवकल गुणांक बन जाता है, जिसे डीपी डिवाइडेड बाई डी टी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार एफ इज इक्वल टू के डीपी डिवाइड बाई डी टी। किसी स्थिर संहति एम के पिंड के लिए डीपी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, पी कहाँ ले लेंगे एम इंटू पी, तो एम डीवी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। अर्थात द्वितीय नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम ए। अर्थात ये दर्शाता है कि बल संहति एम तथा त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने बल के मात्रक की अभी तक परिभाषा नहीं दी। वास्तव में बल का मात्रक की परिभाषा देने के लिए हम समीकरण 4.4 का उपयोग करते हैं। अतः हम के लिए कोई नियत मान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरलता के लिए के का मान 1 चुनते हैं। अब द्वितीय नियम को हो जाता है एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। ऐसा ही मात्रकों में एक मात्रक बल वह होता है जो 1 किलोग्राम पिंड के 1 मीटर सेकंड -2 का त्वरण उत्पन्न कर देता है। इस मात्रक बल को न्यूटन कहते हैं। यह प्रतीक इसका प्रतीक क्या है कैपिटल एन है। 1 कैपिटल एन 1 एन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2। सेकंड इनवर्स तो -1 कहते हैं, -2 ही कहेंगे इसको। इस स्थिति में हम गति के द्वितीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। गति के द्वितीय नियम में एफ इज इक्वल टू 0 ये उपलक्षित होता है कि ए इज इक्वल टू 0 प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय नियम प्रथम नियम के अनुरूप है। गति का द्वितीय नियम एक सदिश नियम है। ये वास्तव में 3 समीकरणों से तुल्य है। सदिशों के प्रत्येक घटक के लिए समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए एक्स, तो एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए जेड। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई बल पिंड के वेग के समांतर नहीं है वरन उसके कोई कोण बनाता है
तो वो केवल बल की दिशा में वेग के घटक को परिवर्तित करता है, बल्कि अविलंबित वेग का घटक अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी प्रक्षेप गति के वेग का क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है। क्षैतिज घटक, जो वर्टिकली जो कंपोनेंट रहता है वो अपरिवर्तित, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समीकरण 4.5 से प्राप्त गति का द्वितीय नियम वस्तुतः एकल बिंदु के कण पर लागू होता है। नियम में एफ कण पर लगे नेट बाह्य बल तथा ए कण के त्वरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तथापि इस नियम को इसी रूप में दृढ़ पिंडों अथवा यहाँ तक कि व्यापक रूप में कणों के निकाय पर भी लागू किया जाता है। उस अवस्था में एफ का उल्लेख निकाय पर लगे कुल बल तथा ए का उल्लेख समस्त निकाय के त्वरण के लिए होता है। अधिक यथार्थता एक निकाय के संहति केंद्र का त्वरण है, जिसके बारे में हम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। निकाय में किन्हीं भी आंतरिक बलों को एफ में सम्मिलित नहीं किया जाता। निकाय के किसी भी आंतरिक बल को, इंटरनल फोर्स को एफ के अंदर हम कंक्लूड नहीं करते हैं। पहली बात, गति का द्वितीय नियम का एक स्थानीय संबंध, इसका यह अर्थ है कि समय के किसी निश्चित क्षण पर समष्टि में किसी बिंदु कण की अवस्थिति पर लगा बल F किसी क्षण उसी बिंदु पर त्वरण A से संबंधित है। अर्थात किसी कण के त्वरण का निर्धारण उसी समय पर लगे बल द्वारा किया जाता है, कण की गति के किसी इतिहास द्वारा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ है चित्र 4.5 इन्होंने एक दे रखा है। ये एक उदाहरण, किसी क्षण त्वरण का निर्धारण उसी क्षण के बल द्वारा किया जाता है। किसी त्वरित रेलगाड़ी से कोई पत्थर बाहर डालने के क्षण के तुरंत पश्चात यदि वायु का प्रतिरोध को नगण्य माने तो उस पत्थर पर कोई क्षैतिज त्वरण बल कार्यरत नहीं होता। कुछ क्षण पूर्व पत्थर पर रेलगाड़ी के त्वरण का प्रभाव अपूर्णतः समाप्त हो जाता है। बिल्कुल यानी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो खत्म हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं, पूरी बात इनकी यही है। अब है आवेग। अभी हमने पढ़ा संवेग, अब है आवेग, बल इंटू समय। कभी कभी हमारा सामना ऐसे दृष्टांतों से होता है जिसके किसी पिंड पर कोई वायु बल या कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उस पिंड को संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई गेंद किसी दीवार के टकराकर वापस परावर्तित होती है तब दीवार द्वारा गेंद पर लगने वाला बल बहुत कम समय के लिए, जितने समय तक दोनों संपर्क में रहते हैं, कार्यरत रहता है। तो भी ये बल गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त है। प्रायः इन स्थितियों में बल तथा समयावधि को पृथक पृथक सुनिश्चित करना कठिन था, परंतु बल तथा समय गुणनफल जो पिंड का संवेग परिवर्तन है, एक मापने की योग्य राशि, इसे गुणनफल को आवेग कहते हैं। जैसे मैं बोला था, आवेग जोड़ लो बल इंटू समयावधि, और बल इंटू समयावधि इक्वल टू संवेग में परिवर्तन, अर्थात F इंटू टी इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। बिल्कुल। अब इसका आगे हम गणितीय रूप देखें। परिमितीय संवेग में परिवर्तन उत्पन्न कराने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को आवेगी बल कहते हैं। आवेग मतलब कि थोड़े समय के लिए फिर चला गया, आवेग मतलब जैसे कि हम सामान्य भाषा में बोलते हैं गुस्सा एकदम से आया फिर चला गया। यद्यपि विज्ञान में कोई इतिहास आवेगी बलों को संकलात्मक रूप से, मतलब कि विजुअली थॉट कर रहा है, सामान्य बलों से अलग श्रेणी में रखा गया है। न्यूटन मैकेनिक्स में ऐसा कोई विभेदन नहीं किया गया। विभेदन अर्थात वर्णन बताया नहीं गया कि क्या होता है आवेग बल। अन्य बलों की भांति आवेगी बल भी बल ही है, केवल ये बड़ा है और कम समय के लिए कार्यरत है। एफ तो बहुत है, टी इसका लेस है। एफ मोर और टी लेस, सीधी ये बात गणित की भाषा में। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बल्लेबाज द्वारा गेंद पर लगा बल तथा, अब ये तो उसका उदाहरण है, कोई बल्लेबाज किसी, ये तो इनका उदाहरण है। न्यूटन गति का तृतीय नियम पढ़ते हैं अब हम। गति का द्वितीय नियम किसी पिंड पर लगे बाह्य बल तथा उस पर उत्पन्न त्वरण संबंध बताता है। बिल्कुल। पिंड पर लगे बल का उद्गम क्या है, सोर्स क्या है पूछ रहे। कोई साधन वायु बल प्रदान करता है
न्यूटन मैकेनिक्स में इन प्रश्नों का सरल उत्तर यह है कि किसी पिंड पर लगने वाला वायु बल सदैव किसी अन्य पिंड के कारण होता है। दो पिंडों ए और बी के युगल पर, मतलब ए और बी के कपल पर इसे कहते हैं, सीधी बात। विचार कीजिए, मान लीजिए पिंड बी पिंड ए पर कोई वायु बल लगाता है, तब ये प्रश्न भी स्वाभाविक है, क्या पिंड ए भी पिंड बी पर कोई वायु बल लगाता है? कुछ उदाहरणों में वो उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। यदि आप किसी कुंडलित कमानी को अपने हाथों से दबाएं, वे कमानी आपके हाथों के बल के संपीड़ित हो जाए। संपीड़ित मतलब दब जाए, कंप्रेशन कहते हैं इसको। संपीड़ित कमानी में प्रत्युत्तर में आपको हाथों पर बल आरोपित करती है, बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन। आप इस बल का अनुभव करते हैं, परंतु तब क्या होता है जब पिंड के संपर्क नहीं होते, पिंड में संपर्क नहीं होते। पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण किसी पत्थर को अधोमुखी दिशा में खींचती है, क्या पत्थर पृथ्वी पर कोई बल लगाता है? उसका उत्तर स्पष्ट नहीं, क्योंकि हम पत्थर द्वारा पृथ्वी पर लगे बल को प्रभाव को नहीं देख सकते। परंतु न्यूटन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, पत्थर भी पृथ्वी पर परिमाण के समान तथा दिशा के विपरीत बल लगाता है, परंतु इस जो बल परिमाण में कम होने के कारण उस बल को नगण्य कर देता है और नीचे की ओर आ जाता है, इसलिए जो पत्थर होता है नीचे गिरता है। हमें इस बल की जानकारी नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? अत्यधिक भारी होने के कारण पृथ्वी की गति पर पत्थर द्वारा लगने वाला कम बल का प्रभाव नगण्य होता है, बोलता नगण्य हो जाता है, मानने योग्य नहीं रहता। लगता तो है पर मानने योग्य नहीं होता, इसलिए नीचे गिर जाता है। अब ऐसे ड्रोन मान लीजिए, उसको आप ऐसे ही फ्री फॉल कर देंगे तो नीचे गिरेगा, परंतु उसको ऊपर उठाने के लिए हम उसके गुरुत्वीय बल से ज्यादा बल लगाते हैं, तब वो ऊपर उड़ता है और चीजों को कैप्चर करता है। इस प्रकार न्यूटन यांत्रिकी यानी न्यूटन मैकेनिक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन मैकेनिक्स, प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। बल कभी अकेला नहीं पाया जाता है। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है, मतलब दो पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया बल, एक दूसरे पर लगाने वाला बल। ये बल सदैव युगल में मतलब बल सदैव जोड़ा में पाया जाता है, सीधी बात। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। न्यूटन की इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया गया। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान अथवा समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन गति की तृतीय नियम की भाषा इतनी सुस्पष्ट और रोचक है कि समान भाषा का अंग बन गई। कदाचित इससे कारणवश गति के तृतीय नियम के बारे में काफी भ्रांतियां। आइए गति की तृतीय नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देकर विशेषकर क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन पदों का प्रयोग संदर्भ में समझेंगे। गति के तृतीय नियम के पदों में क्रिया तथा प्रतिक्रिया का अर्थ बल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। एक ही भौतिक राशि की विभिन्न पदों का प्रयोग कभी कभी भ्रमित कर सकता है। तृतीय नियम को सरल तथा स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार लिखा जाता है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। पिंड ए पर बी द्वारा आरोपित बल पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान एवं विपरीत होता है। मान लीजिए ए और बी, ए ने बी पर कितना लगाया? 50 न्यूटन का बल लगाया, तो बी जो होगा वो भी ए पर कितना 50 न्यूटन का बल लगाएगा। ए ने बी पर 50 न्यूटन का बल लगाया एक्स दिशा में, तो वो उसको लगाएगा माइनस एक्स या वाई दिशा में। एक्स की दिशा माइनस एक्स दिशा में लगाएगा, वाई नहीं, वाई दूसरी दिशा हो जाएगी। अब तृतीय नियम के पदों क्रिया तथा प्रतिक्रिया में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि प्रतिक्रिया से पहले आती है, अर्थात क्रिया कारण है और निहित प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। तृतीय नियम में ऐसा कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं। ए पर बी द्वारा आरोपित बल बी तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण कार्यरत होते हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन तुरंत होता है, वो उसका परिणाम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। इसी संकेत के आधार पर इनमें से किसी भी एक को क्रिया तथा दूसरी की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। दो पिंडों ए तथा बी के युगल पर विचार कीजिए। ए तथा बी के दो कपल हैं, F1 FAB और FBA लिख दिया इन्होंने। चलो विचार कीजिए तृतीय नियम के अनुसार। FAB इक्वल टू माइनस FBA, ठीक है। ए पर बी द्वारा लगाया गया बल इक्वल टू उसके विपरीत दिशा में बी पर ए द्वारा लगाया गया बल। इस प्रकार यदि हम किसी एक पिंड ए अथवा बी की गति पर विचार करते हैं तो बलों में केवल एक ही प्रासंगिक है,
दोनों बलों का योग और करके दृढ़तापूर्वक ये कहना है कि नेट बल शून्य है, ये त्रुटिपूर्ण है। फिर भी यदि दो पिंडों का बल शून्य है, ये त्रुटिपूर्ण है। फिर भी यदि आप दो पिंडों किसी निकाय को एक पिंड मानकर उस पर विचार करते हैं तो एफ ए बी तथा एफ बी ए उस निकाय ए प्लस बी के आंतरिक बल हैं। अब इन्होंने एफ ए प्लस बी को हमने एक निकाय मान लिया। ए और बी जबकि अलग पिंड है, उन दोनों पिंडों को हमने एक ग्रुप बना दिया। जैसे एक स्कूल होता है, उसके अंदर कई क्लासेस होती हैं, तो हमने एक स्कूल बना दिया, एफ स्कूल हो गया। एफ ए बी एक स्कूल है तथा एफ बी ए दूसरा स्कूल है। ऐसे समझिए उस निकाय ए प्लस बी जो उसकी क्लास है वो आंतरिक है, उनके उनके अंदर है। ठीक है, जी कहना चाह रहे हैं ये दोनों मिलकर एक शून्य बल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी पिंड अथवा कणों के निकाय में आंतरिक बल, इसका जो इंटरनल फोर्स है, वही युगलों में निरस्त हो जाता है। एफ ए बी और एफ बी ए में जो उसका इंटरनल में जो क्लास है वो निरस्त हो जाते हैं, उनको काट देते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो द्वितीय नियम को किसी पिंड अथवा कणों के निकाय पर अनुप्रयोग होने योग्य, मतलब अनुप्रयोग करने, मतलब कि यूज करने के लिए उसको वैलिडेट करता है। यूज करने के मतलब उसको कैपेबिलिटी देता है, नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए अध्याय 6 में उसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब है अब तो इन्होंने सब वही दे रखा है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।